सो हेलो एवरीवन, जैन सभी को वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद हिमांशी यादव। सो वी डिस्कस अबाउट पॉलिटी इन दिस क्लास। सो कौन सी पॉलिटी? लक्ष्मीकांत पॉलिटी की मैं बात कर रही हूँ, वो आप लोगों को मैं इस क्लास में बताऊंगी। इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखा है, उसमें मैंने बता दिया था कि इसकी क्लासेस पॉलिटी लक्ष्मीकांत जो है इसकी क्लासेज आपको कैसे मिलेंगी, ठीक है। तो अगर इसके बारे में कुछ जानना हो तो पहली क्लास में जाके आप लोग देख लेना, ठीक है। तो आज सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि मैं सबसे पहले एक चैप्टर पढ़ाऊंगी, उसका लाइन बाय लाइन अच्छे से समझा दूंगी। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट होगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, जो जहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, उसको मैं यहाँ पे नोट कर दूंगी। उसको आप लोग को याद करना है, और याद करने के बाद जब आप रिवाइज करने बैठोगे तो बुक लेके नहीं बैठ जाना, वो तो फिर से पढ़ना हो गया। रिवाइज करना मतलब उसका इम्पोर्टेंट नोट्स जो मैं बनवाऊंगी, रिवाइज उसी को करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आप लोग को पहला चैप्टर आज पढ़ाने वाली हूँ, किसका? पॉलिटी लक्ष्मीकांत, जो लक्ष्मीकांत की बुक है पॉलिटी की, उसका पहला चैप्टर क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। पहला चैप्टर क्या है? तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। मैं यहाँ पे नोट कर दे रही हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर क्या है लक्ष्मीकांत में? लक्ष्मीकांत की जो बुक है उसमें सबसे पहला चैप्टर क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, यानी कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। कैसी पृष्ठभूमि? ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इतिहास का मतलब क्या होता है? इतिहास का मतलब क्या होता है ये मैंने इतिहास की जो फर्स्ट क्लास पढ़ाई है उसमें बता रखा है। फाउंडेशन हिस्ट्री की जो फाउंडेशन हिस्ट्री का जो बैच चल रहा है उसमें मैंने बता रखा है किसके बारे में? हिस्ट्री के बारे में। तो इतिहास किसे कहते हैं? जब हम अतीत का जो पीछे बीत चुका है उसी का अध्ययन करते हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? इतिहास कहलाता है। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यानी कि जो पीछे हो चुका है, बैकग्राउंड पृष्ठभूमि, जो पीछे हो चुका है उसकी पृष्ठभूमि हम लोग को इसमें पढ़नी है, ठीक है। तो अब इसमें कौन सी पृष्ठभूमि पढ़नी है? तो पॉलिटी में हम लोग को पढ़ना है जैसे ब्रिटिशर्स कब इंडिया आए थे, उसके बाद कैसे क्या हुआ, कंपनी इधर आई, ईस्ट इंडिया कंपनी, उसके बाद कैसे उन लोगों ने यहाँ पर व्यापार करना स्टार्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे कैसे उन्होंने पूरा यहाँ पर कब्जा जमा लिया अपना, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। ये क्या है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अब जो यहाँ पे लिखा हुआ है मैं उसको आपको स्टोरी की तरह यहाँ पे अच्छे से लिख लिख के समझा दूंगी। उसके बाद ये नोट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है। ये मैंने इसलिए लिख रखा है क्योंकि फिर क्लास पढ़ा के उसके बाद लिखो तो टाइम ज्यादा वेस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी चीज को यहाँ पे अच्छे से समझा देती हूँ। तो सबसे पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हम लोग को क्या पढ़ना है? हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में ये पढ़ना है द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608। देखो जो ब्रिटिशर्स थे, कौन? ब्रिटिशर्स, जो ब्रिटिश के लोग थे यानी कि जो अंग्रेज थे, वो भारत कब आए थे? तो 1608 में। जो ब्रिटिशर्स यानी कि जो अंग्रेज थे वो भारत कब आए थे? तो 1608 ईस्वी में आए थे। 1608 में भारत आए, और फिर क्या हुआ? किसके रूप में आए थे? क्या वो ऐसा मतलब दिखाते हुए आए थे, बता कर कि हम लोग को यहाँ पर कब्जा करना है, ऐसा कुछ था? तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ऐसा। बस वो लोग दिखावा किसी का कर रहे थे कि वो लोग व्यापार करने आए हैं, लेकिन वो लोग कब्जा क्या करना चाहते थे? पूरे देश में कब्जा करके लूट के चला जाना चाहते थे, ठीक है। तो सबसे पहले ब्रिटिशर्स आए कहाँ पर? इंडिया में। सबसे पहले ब्रिटिशर्स कब आए? 1608 में। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया कब आए? तो 1608 में। ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608। ब्रिटिशर्स जो थे वो 1608 ईस्वी में भारत आए, ठीक है। अब उसके बाद क्या था? ये जो ब्रिटिशर्स आए थे इनको क्या प्राप्त था? व्यापार के अधिकार किसके द्वारा प्राप्त दिए गए थे? तो जो महारानी एलिजाबेथ थी उसकी चार्टर फर्स्ट था, उसके द्वारा क्या दिया गया था? व्यापारिक अधिकार। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिशर्स भारत में कब आए? 1608 ईस्वी में। और ब्रिटिशर्स को भारत में व्यापार करने के अधिकार किसने दिए थे? तो क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ के
क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर एक्ट के द्वारा कब 1600 ईस्वी में 1600 ईस्वी में भारत में या फिर कहीं पर भी कंपनी को व्यापार करने के अधिकार प्राप्त थे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किसके द्वारा? तो एलिजाबेथ के द्वारा। कब? 1600 ईस्वी में। और किसके द्वारा? तो एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर एक्ट के द्वारा। तो सबसे पहले 1600 ईस्वी में क्या हुआ था? 1600 ईस्वी में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट तो कौन सा? चार्टर एक्ट। चार्टर क्या हो गया? एक्ट। 1600 ईस्वी में क्या हुआ? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर अधिनियम द्वारा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार प्राप्त थे। ठीक है। अब उसके बाद क्या हुआ? देखो 1608 ईस्वी में ब्रिटिशर्स जो थे वो इंडिया आए थे। उसके बाद 1600 ईस्वी में उनको क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा भारत में व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए। अब आगे क्या होगा? जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसकी स्थापना कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को हुई थी। कब हुई थी? तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी। ठीक है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना यानी कि इसको कब इस्टेब्लिश किया गया? ये कब इस्टेब्लिश हुई थी? तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। ठीक है। और कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में। कहाँ पर हुई थी? तो लंदन में हुई थी। कौन सी? देखो ब्रिटिशर्स कब आए भारत? तो 1608 ईस्वी में। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1600 ईस्वी में व्यापार कंपनी को भारत के साथ व्यापार करने के अधिकार प्राप्त हुए। किसके द्वारा? क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर अधिनियम के द्वारा 1600 ईस्वी में। उसके बाद क्या हुआ? ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कब स्टैब्लिश हुई? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। कब हुई थी? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और ये कहाँ पर स्टैब्लिश हुई थी? कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो ये लंदन में इसकी स्थापना की गई थी। उसके बाद क्या है? ये देखो, ये जो मैंने लिखा हुआ है वो यहाँ पर अच्छे से नोट्स में लिखा हुआ है। इसको भी पढ़ के बता देती हूँ। एक बार आप लोग को समझ में आ गया अच्छे से। अब इसको मैं पढ़ के समझा देती हूँ। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608। ब्रिटिशर्स जो थे, इससे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी। अगर कोई बाइलिंगुअल पढ़ाता है तो इतने अच्छे से आपको नहीं बताता है। मैं अगर कोई टफ मीनिंग लिखी होगी तो उसकी हिंदी भी बताऊंगी। ठीक है। और हिंदी में ट्रांसलेट करके समझा भी रही हूँ। अगर आप लोग को इंग्लिश में पढ़ना है तो हिंदी से ट्रांसलेट करके पढ़ो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है। जैसे मैं बता रही हूँ, सबसे पहले मैंने आपको हिंदी में समझाया है। ऐसा तो नहीं कि मैं इंग्लिश फारसी बोले जा रही हूँ, नहीं है ना। उसके बाद मैंने क्या किया? पहले हिंदी में समझा दिया। ये इंग्लिश में लिखा हुआ है, इसको भी हिंदी में ट्रांसलेट करके आपको कहानी की तरह समझा रही हूँ। द ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया इन 1608। तो ब्रिटिशर्स यानी अंग्रेज इंडिया कब आए थे? 1608 यानी 1600 ईस्वी में। एज ट्रेडर्स, मैंने बताया अभी किसके रूप में आए थे? व्यापारियों के रूप में। इन द फॉर्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, किसके? व्यापारियों के रूप में आया था। और किसके रूप में? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में। which had the exclusive right of trading in India under a charter granted by Queen Elizabeth I in 1600। ये जो मैंने अभी बताया वही इसमें लिखा हुआ है। ठीक है। क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर अधिनियम 1600 ईस्वी के द्वारा इसको क्या किया गया था? एक्सक्लूसिव राइट ऑफ ट्रेडिंग इसको प्राप्त थे। किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। किससे व्यापार करने के लिए? इंडिया से व्यापार करने के लिए। उसके बाद क्या हुआ? कंपनी जो थी वो जो अभी तक केवल व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी। ईस्ट इंडिया कंपनी को अभी तक क्या हुआ? केवल व्यापारिक कार्य तक ही सीमित है। देखो उसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार के अधिकार प्राप्त हुए, बस इससे ज्यादा तो कुछ नहीं हुआ। उसके बाद क्या हुआ? देखो अब आई 1765। क्या आया टाइम? 1765, 1765 या फिर 1765, आप लोग कुछ भी बोल सकते हो। ठीक है। तो 1765 का समय आया। कब? 1765 में क्या हुआ?
यही कंपनी जो केवल व्यापारिक कार्यों तक सीमित थी, इस कंपनी ने क्या किया, यही कंपनी जो व्यापारिक कार्यों तक केवल सीमित थी, इसने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। अब दीवानी अधिकार क्या होता है, आप लोग के माइंड में क्या आएगा, दीवानी राइट, चाहे दीवानी क्यों लिख लो, उधर तो लिखा हुआ है। तो 1765 में क्या हुआ, कंपनी ने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। अब दीवानी अधिकार क्या होता है, तो दीवानी अधिकार जैसे रेवेन्यू, या फिर यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, दीवानी दीवानी ये क्या होता है, सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं मैं, जैसे दीवानी ये लिखा है, उसके बाद आई ई लिखा है, आई ई, ये बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं होता ये है क्या। तो ये इसका मतलब क्या है, दैट इज, क्या होता है इसका मतलब, दैट इज, दैट इज। तो दीवानी, इन 1765 द कंपनी ऑब्टेन द दीवानी, ऑब्टेन मतलब प्राप्त कर लिया, ठीक है, ऑब्टेन मतलब क्या होता है, प्राप्त कर लिया। तो इन 1765 1765 में द कंपनी ऑब्टेन द दीवानी, कंपनी ने क्या प्राप्त कर लिया, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। अब दीवानी क्या है, तो दीवानी ये क्या है, दैट इज, दीवानी दैट इज राइट्स ओवर रेवेन्यू, राइट्स किसके ऊपर, रेवेन्यू, यानी कि जैसे वित्त हो गया, वित्त मंत्रालय, ये रेवेन्यू। उसके बाद एंड सिविल जस्टिस, जो सिविल मतलब जैसे जो जॉब वगैरह होती है उनमें से जो राइट्स उनके होते हैं उसी को क्या कहते हैं, दीवानी कहते हैं। उसके बाद क्या हुआ, 1765 में कंपनी ने क्या प्राप्त कर लिया, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। सबसे पहले क्या था, ब्रिटिशर्स केम टू इंडिया 1608, 1608 में भारत आए। उसके बाद 1600 में क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा उन्हें चार्टर फर्स्ट, क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के चार्टर अधिनियम 1600 के द्वारा क्या हुआ, कंपनी को व्यापारिक अधिकार प्राप्त हुए, किसके साथ, भारत के साथ। उसके बाद क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। और ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है वो कहाँ पर हुई थी, तो लंदन में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, लंदन में। उसके बाद क्या है, 1765 में कंपनी ने क्या कर लिया, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया, बंगाल, बिहार और उड़ीसा के क्या कर लिया, दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिया। कहाँ कहाँ के, तो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, उड़ीसा, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बीबीओ, ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा, बीबीओ, ठीक है। तो सबसे पहले बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा ये दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए। अब इसके बाद क्या आया, अब आया 1858 का समय, 1858, कौन सा टाइम आया, 1858 का समय आया, 1858। इसमें क्या हुआ, 1858 में क्या हुआ, देखो अभी तक क्या था, जो ब्रिटिशर्स आए थे वो व्यापार कर रहे थे, इनकी जो कंपनी थी उसने दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए, ऐसे चल रहा था। लेकिन 1858 में क्या हुआ, लेकिन देखो अभी तक केवल कंपनी अपना कार्य कर रही थी और अब उसने दीवानी अधिकार भी प्राप्त कर लिया। उसके बाद उस टाइम पर क्या था, भारत का जो शासन था, ये फिर भारत का मतलब भारत उस समय पर गुलाम नहीं था, भारत स्वयं के नियंत्रण में था। लेकिन 1858 में क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स थे यानी अंग्रेज थे, इन्होंने क्या किया, पूरा भारत पर कब्जा कर लिया, ठीक है, पूरा क्या हुआ, भारत पर कब्जा कर लिया। कब, 1858 में। तो 1858 में क्या हुआ, 1858 में जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली, किसकी, तो इंडिया की। तो यहाँ पे लिखा होगा इन 1858 सिपाही म्यूटिनी क्या हुआ था, सिपाही विद्रोह के दौरान क्या हुआ था, तो सिपाही विद्रोह हुआ। कब, 1858 में। सिपाही विद्रोह के बारे में मैं आगे बताऊंगी, ठीक है। अगर अभी ये टॉपिक छोड़ के इसको बताने लगी तो आपके दिमाग से उड़ जाएगा। अभी आप केवल रट लो कि सिपाही म्यूटिनी यानी कि सिपाही विद्रोह के दौरान क्या हुआ था, 1858 में सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिश क्राउन ने क्या एज्यूम कर लिया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी, खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द गवर्नेंस ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की सरकार के लिए क्या किया इन्होंने, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम कर ली, ठीक है, यानी कि खुद नियंत्रण पूरा उस पर कर लिया, ठीक है। अब जो भी होगा उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर जाएगी, तो ब्रिटिश क्राउन। अब क्या हुआ, अब हम लोग 26 जनवरी
सॉरी 1858 में क्या हुआ, सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिशर्स का भारत पर पूरी तरह कब्जा हो गया। उसके बाद देखो क्या हुआ कि कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा, कंपनी अपना खूब अत्याचार किया, अंग्रेजों ने सब कुछ किया। उसके बाद जब 1947 में हमारा देश आजाद हुआ, क्या हुआ 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो हम लोग को क्या हुआ, एक संविधान की जरूरत पड़ी। क्या, हम लोग को एक संविधान की आवश्यकता महसूस हुई। किसकी? एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक संविधान की आवश्यकता पड़ी। अब संविधान की आवश्यकता हमें क्यों पड़ी? क्योंकि इतना ज्यादा अंग्रेजों ने फैला दिया था, इतना बड़ा देश था और सब ऊंच नीच, गोरे काले, ऊंची जाति और नीची जाति, ऐसे लोग बटे हुए थे। कोई अपने को जमींदार समझ रहा है, कोई राजा समझ रहा है, कोई एक समानता का कोई व्यवहार ही नहीं था। ठीक है, इसलिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ी। और अगर कॉन्स्टिट्यूशन, ये बात है भी सही, अगर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होगा, कोई नियम कानून नहीं होगा तो अभी है तो जैसे कोई नियम कानून को किसी भी चीज का उल्लंघन करता है तो पुलिस आती है या फिर कुछ उसके ऊपर कार्यवाही होती है कि नहीं होती? होती है ना, होती है। उसके बाद एक बार आप लोग सपोज दैट ये सोच के देखो कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन ना होता तो हमारे देश को क्या होता। आप जैसे किसी ने किसी लड़की का रेप कर दिया तो अगर आप उसको अरेस्ट करने जाते तो वो कहता आप किस हक से मुझे अरेस्ट कर रहे हो? ये कहाँ पे लिखा हुआ है कि हम अगर किसी ने किसी का रेप कर दिया तो उसको अरेस्ट किया जाएगा? ठीक है, इसके लिए हम लोग को कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो क्या हुआ 1946 में संविधान सभा की पहली बैठक हुई। किस लिए? संविधान बनाने के लिए। संविधान बनाने के लिए 1946 में बैठक हुई पहली। ठीक है, 1946 में। ये जो है मैं अभी शॉर्ट में बता रही हूँ क्योंकि इसका पूरा डिटेल यहाँ पे नहीं पढ़ना है। डिटेल में जब पॉलिटी दूसरी वाली पॉलिटी होगी, ये तो लक्ष्मीकांत पॉलिटी है, या फिर इसके आगे जो आएगा उसमें बताऊंगी डिटेल में कि संविधान कैसे आया, फिर क्या हुआ। इसमें आपको मैं थोड़ा सा बताऊंगी क्योंकि जितना इसमें है। तो उसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया था। कब? 26 नवंबर को। देखो पहले 1946 में क्या हुआ, संविधान जो था, संविधान की पहली बैठक हुई। संविधान को कैसे बनाया जाए, क्या किया जाए, कौन कौन से नियम कानून होने चाहिए, ये सब चर्चा हुई। उसके बाद क्या हुआ, 26 नवंबर को क्या हुआ, जो संविधान था वो बनकर तैयार हो गया। 26 नवंबर को संविधान बनकर तैयार हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब संविधान बनकर तैयार हो गया तो कुछ प्रावधान जो थे संविधान के, आर्टिकल जो कुछ थे वो उसी समय पर लागू हो गए, यानी 26 नवंबर से ही लागू हो गए। उसके बाद मैंने ऐसा क्यों बोला, आप लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि मैंने ऐसा क्यों बोला कि कुछ प्रावधान जो थे वो लागू हो गए, सारे क्यों नहीं हुए, ऐसा क्यों नहीं बोला? तो 26 नवंबर को कुछ ही प्रावधान लागू हुए थे, इसलिए हम लोग ऐसा नहीं बोल सकते कि संविधान पूरी तरह से लागू हो गया था 26 नवंबर को। 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि संविधान के कुछ प्रावधान इसी दिन लागू हो गए थे। इसका मतलब सबसे पहले कब लागू हुए थे? 26 नवंबर को। लेकिन अगर पूर्णतः कह दे कि पूरी तरह संविधान कब कब लागू हुआ तो उसको हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि 26 नवंबर को लागू हुआ था, वो 26 जनवरी को। संविधान पूरी तरह अस्तित्व में आया था कब? तो 26 जनवरी को। और संविधान के कुछ प्रावधानों का उपयोग करने लगे सब लोग तो 26 नवंबर को। और इसीलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में जाना जाता है, मनाया जाता है, सेलिब्रेट करते हैं। किसको? 26 नवंबर को। ठीक है, तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ, संविधान जो था वो बनकर तैयार हो गया और उसी दिन 26 नवंबर से कुछ प्रावधान भी लागू हो गए। उसके बाद पूरी तरह कब लागू हुआ? 26 जनवरी को। 26 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग। क्या हुआ? द कॉन्स्टिट्यूशन कम इनटू बीइंग, यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो किस में आया? हमारे अस्तित्व में आया। कौन? क्या? कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को हमारे अस्तित्व में आया। कैसे? पूरी तरीके से। उसके बाद क्या हुआ, जो शासन था, जितने दिन अंग्रेजों ने शासन किया कहाँ पर? इंडिया में। जितने दिन ब्रिटिशर्स ने शासन किया कहाँ पर? इंडिया में। तो उतने दिन क्या हुआ कि उतने समय को दो भागों में बांटा गया। क्या? कौन कौन सा? कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल। कंपनी रूल एंड द क्राउन रूल कौन कौन सा हो गया? तो कंपनी रूल हो गया, उसके बाद क्राउन रूल हो गया। कंपनी रूल यानी कि कंपनी का रूल कब से कब तक चला था?
तो 1773 से 1858 तक चला। कंपनी का रूल जो था, कंपनी का रूल कहाँ से कहाँ तक चला था, तो 1773 से 1858, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका रूल कब से कब चला था, 1773 से 1858 तक। उसके बाद दूसरा था द क्राउन रूल। क्या था, दूसरा था द क्राउन रूल। क्राउन रूल कब से कब तक चला था, तो 1858 से जब तक देश आजाद नहीं हुआ तब तक, यानी कि आजाद कब हुआ था देश, तो 1947 को आजाद हुआ था। तो कंपनी रूल 1773 से 1858 तक चला। उसके बाद जो क्राउन रूल था वो कब से कब तक चला, 1858 से 1947 तक क्राउन रूल चला था। उसके बाद क्या हुआ, द कंपनी रूल। सबसे पहले तो कौन सा रूल पढ़ेंगे, द कंपनी रूल। तो सबसे पहले द कंपनी रूल। अब देखो ये क्या है, द कंपनी रूल, द क्राउन रूल। कंपनी रूल का मतलब है जब तक कंपनी का शासन रहा। कौन सी कंपनी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी। अब द कंपनी रूल में ये क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो देखो जो ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में आई थी 1600 ईस्वी में, उसमें क्या हुआ था कि उस पर उसकी कमियों को दूर करने के लिए क्या हुआ, अलग अलग नियम बनाए गए। जो ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी उसमें जो कमियां थी, कमी तो हर एक चीज में होती है, ठीक है, तो उसके अंदर जो कमियां थी उसको कम करने के लिए क्या किया गया, एक एक करके ऐसे नियम कानून बनाए गए। किसके द्वारा, ब्रिटिशर्स के द्वारा। तो सबसे पहला नियम कानून क्या बनाया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। पहला एक्ट क्या है, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ठीक है। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इससे क्वेश्चन बहुत बनता है, इसको अच्छे से समझिएगा। तो सबसे पहला इसको क्या है ये, तो कंपनी की इट वॉज द फर्स्ट स्टेप। ये कैसा पहला कदम था, किसके बारे में, टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये ब्रिटिश गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश सरकार द्वारा लिया गया पहला कदम था, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। क्या था ये, इट वॉज द फर्स्ट स्टेप टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अच्छे से मेंटेन करने के लिए क्या हुआ, ये पहला नियम था, ठीक है। कौन सा, रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। इट वाज द फर्स्ट स्टेप, ये पहला कदम था, टेकन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया, टू कंट्रोल एंड रेगुलेट द अफेयर्स ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया। ओके, फिर सेकेंड क्या है, इसके ये उद्देश्य लिखे हुए हैं, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाया गया था, तो ये चीज करने के लिए लाया गया था। सबसे पहला रीजन ये है। उसके बाद क्या है, इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस ऑफ द कंपनी। ये जो है पहली बार जाना गया किसके लिए, कंपनी के पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन दोनों अलग अलग होने के लिए क्या क्या किया गया, ये रिकॉग्नाइज किया गया फॉर द फर्स्ट टाइम द पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल यानी राजनीतिक एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस, ये दोनों अलग अलग कर दिए गए। उसके बाद क्या हुआ, इट लेड द फाउंडेशंस ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। इसने क्या किया, लेड द फाउंडेशन को स्थापित किया ऑफ सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया। उसके बाद क्या है, द गवर्नमेंट ऑफ बंगाल। अब देखो इसके बाद मैं बताती हूँ, जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसकी और क्या क्या विशेषताएं थी। तो रेगुलेटिंग एक्ट के दौरान सबसे पहले क्या किया गया, जब रेगुलेटिंग एक्ट लाया गया उसमें सबसे पहले क्या किया गया है, जो बंगाल के गवर्नर थे, जो कौन थे, बंगाल के जो गवर्नर थे, उनको क्या किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या बना दिया गया, जो बंगाल के गवर्नर थे उनको बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो बंगाल के गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के जो गवर्नर थे उनको क्या बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। क्या जोड़ दिया गया, जनरल शब्द जो था वो नया जोड़ दिया गया। तो क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया। और क्या हुआ था कि मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों के मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को क्या किया गया था, तो बॉम्बे और मद्रास की प्रेसिडेंसियों को
बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया था। ठीक है, यानी कि कोई भी नियम बनाना होगा, कुछ भी रूल बनाना होगा, लागू करना होगा, उसके लिए उनको बंगाल के गवर्नर जनरल से पूछना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। बंगाल के गवर्नर मद्रास और बॉम्बे की प्रेसिडेंसियों को बंगाल की प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। और थर्ड रीजन क्या था, थर्ड जो इम्प्रूवमेंट था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा जो लाया गया था नियम, तीसरा नियम क्या था, वो ये था कि जो वर्कर जो थे वो कंपनी पर जो वर्कर थे जो काम कर रहे थे, जिनको ब्रिटिश सरकार काम पर लगा रखी थी, उनको मतलब उनका वो लोग किसी से प्राइवेट व्यापार नहीं कर सकते और ना ही एक दूसरे को गिफ्ट ले सकते हैं और ना ही दे सकते, ना ही एक दूसरे से रिश्वत ले सकते हैं। ऐसा क्या लगा दिया कानून, यानी नियम ऐसा आया कि जो वर्कर है वो एक दूसरे से ना कोई पार्टी करेंगे, ना कोई रिश्वत लेंगे, और मतलब सब कुछ बैन कर दिया गया, ना कोई लेना देना एक दूसरे से, कुछ नहीं। उसके बाद क्या हुआ, तो इसमें लिखा हुआ है, पहले जो मैंने अभी समझाया उसको बता देती हूँ। इसमें क्या हुआ, द गवर्नर जनरल, जो गवर्नर जनरल थे उसको क्या बना दिया, द गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के जो गवर्नर थे उसको गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। क्या बना दिया, द गवर्नर ऑफ बंगाल, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। उसके बाद क्या हुआ, क्रिएटेड एन एग्जीक्यूटिव ऑफ 4 मेंबर्स टू असिस्ट। देखो 4 मेंबर्स का एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया। कितने मेंबर्स का, 4 मेंबर्स का। सबसे पहले क्या किया, बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, और जिसे गवर्नर जनरल बनाया उसके लिए एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल की स्थापना की, एक गठन किया, किसका, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का। और उसमें कितने मेंबर रखे, 4 मेंबर। इनका काम क्या था, उसको असिस्ट करना, किसको, गवर्नर जनरल को असिस्ट करना, यानी कि किसी भी काम में सलाह देना या फिर कुछ भी हेल्प करना, किसकी, गवर्नर की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल किसके द्वारा बनाई गई, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के लिए। और किसके द्वारा बनाई गई, ब्रिटिशर्स के द्वारा। क्या करने के लिए, तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को सलाह देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए, असिस्ट हिम, यानी कि उसकी मदद करने के लिए। असिस्ट क्या होता है, मदद करना, हेल्प। उसके बाद क्या है, ये क्वेश्चन कौन सा, यहाँ से एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है कि जैसे बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया, तो सबसे पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे, तो कौन बने थे, यहाँ पर लिखा हुआ है मैंने, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। द फर्स्ट सच गवर्नर जनरल वॉज लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन बने थे, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। उसके बाद क्या हुआ, इट प्रोहिबिटेड द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी फ्रॉम इंगेजिंग इन एनी प्राइवेट ट्रेड। मैंने अभी क्या बताया कि इसने क्या रोक लगा दी कि जो सर्वेंट है, जो मजदूर है, किसके, जो कंपनी में काम कर रहे हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी में, वो लोग एक दूसरे से प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते हैं, और एक्सेप्टिंग पेरेंट्स और ब्राइब्स फ्रॉम द नेटिव्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, गवर्निंग बॉडी ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। सबसे पहले ब्रिटिशर्स भारत आए, उसके बाद सबसे पहले ब्रिटिशर्स ने क्या किया, भारत आए 1608 ईस्वी में। उसके बाद क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के द्वारा 1600 ईस्वी में इन लोग को क्या प्राप्त थे, भारत के साथ व्यापार करने के दीवानी अधिकार प्राप्त थे। फिर 1765 में क्या हुआ, 1765 में क्या हुआ, तो 1765 में दीवानी अधिकार प्राप्त कर लिए कंपनी ने। उसके बाद 1858 में क्या हुआ, 1858 में सिपाही विद्रोह के दौरान ब्रिटिशर्स ने भारत पर पूरी तरह कब्जा कर लिया। उसके बाद क्या हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। और जो अंग्रेजों का हम पर शासन रहा वो कितने चरणों में आता है, 2 चरणों में। फर्स्ट फेज क्या है, कंपनी रूल, एंड दूसरा फेज क्या है, सेकेंड फेज द क्राउन रूल। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, द कंपनी रूल को हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे। उसमें सबसे पहले क्या था, रेगुलेटिंग एक्ट। और जो रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में जो महत्वपूर्ण बातें थी मैंने यहाँ पर बता दिया है। ठीक है, और यहाँ पर नोट्स भी बना लिया है, तो इसको आप लोग साफ साफ लिखा हुआ लिख लीजिएगा। इसको मैं इरेज कर दे रही हूँ।
तो आज के लिए इतना ही, इसके बाद हम लोग दूसरी वीडियो में मिलेंगे, ठीक है। तो जय हिंद सभी को एंड टेक केयर टू ऑल ऑफ यू। ओके बाय।